नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं बहस गरम है। आज बहस इस बात को लेकर गरम है कि भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी कार्ड पर दरअसल हम देख रहे हैं कि 2023 चुनाव से पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोटर्स को लुभाने की तैयारी में है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ दौरा है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तीनों राज्यों के आदिवासी वोटरों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मानगढ़ में शहीद हुए रणबांकुरे को याद करने के लिए बीजेपी धूल बंदना कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें 27,000 से ज्यादा आदिवासियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के आदिवासी कार्ड पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। जरा देखते हैं कि आखिर क्या है ये भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी कार्ड और बीडी शर्मा जी का क्या कहना। प्रदेश अध्यक्ष मानगढ़ का जो स्थान है, जहाँ राष्ट्रीय स्मारक माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ बना करके घोषित कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शुरुआत की थी। आज मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर में अभी व्यवस्था की बैठक लेकर के आया हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के भी नागरिक भाई और बहन जो वहाँ से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से झाबुआ और अलीराजपुर के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और एक ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर ऐसे लाखों लाख लोग जिन्होंने बलिदान किया, लेकिन पर्दे के पीछे थे, किसी को पता नहीं था, मानगढ़ को लोग जानते नहीं थे। माननीय मोदी जी के प्रयासों से आज लोग ये मानने को तैयार हैं कि मानगढ़ में जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा लोगों ने बलिदान किया था। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उस भूमि को, उस मिट्टी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शिगूफे बाजों और जुमले बाजों का एक समूह है। जिन लोगों का आज़ादी के इतिहास से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, वो लोग अब पुरोधाओं के नाम पर जनजाति से संबंधित लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ट्रैवल के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया था, क्या हुआ? अमित शाह जी को बुलाया था, क्या मिला? बांसवाड़ा में क्या मिल जाएगा? अब ये बात भी बिल्कुल सच है कि पता नहीं ऐसे कितने रणबांकुरे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादत दे दी। कुछ नाम तो हम भी जानते हैं, उनको हर बार नमन भी करते हैं, पर कई बार पर्दे के पीछे, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है, कई ऐसे लोग हैं। पर जब ये सब होता है तो फिर आदिवासी सीटों पर एक सियासी गणित भी दिखाई देता। क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। चलिए अब आपको समझा देते हैं इस गणित को। प्रदेश में आदिवासी वर्ग की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है, जिनके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। बात 2018 चुनाव की यदि हम करते हैं तो कांग्रेस ने 30 सीटों पर कब्जा जमाया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिली, जबकि उसके उलट 2013 चुनाव में बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। अब ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको ये भी दिखाते हैं कि जलियांवाला बाग है मानगढ़ धाम, आदिवासियों की आस्था का केंद्र है मानगढ़। सन 1913 में आदिवासी के नरसंहार के लिए इसे जाना जाता है। करीब 1500 आदिवासियों ने प्राणों की आहुति दी थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मेले में जुटे थे हजारों वनवासी, और मेले में मौजूद हजारों वनवासी पर अंग्रेजों ने फायरिंग कर उन्हें मार दिया था और वो देश के नाम शहीद हो गए थे। तो आप जब देखते हैं पर्दे के पीछे जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, तो मानगढ़ धाम जैसे ऐसे कई स्थान हैं जिनकी चर्चा होती रही। 2023 के चुनाव में भी अब भारतीय जनता पार्टी शायद ये समझ रही है कि मानगढ़ धाम, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी या संघ के जो अलग अलग विंग रही है वो इन पर लगातार काम करते रही है, और एक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए वो इस तरफ भी जाती रही है कि इन लोगों को पता करना, भारत के पुनरुत्थान को वापस करना। बात मंदिरों की हो रही है, बात जनजाति वर्ग की हो रही, लेकिन क्या आदिवासी वर्ग, चाहे हम बिरसा मुंडा की बात करें या बाकी लोगों की, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो क्या ये 1500 लोग भी वही थे और भारतीय जनता पार्टी इस नब्ज को पकड़ने जा रही है? तो मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। राकेश शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। राकेश जी, कुछ भी जब होता है, हालांकि आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हम भारत का पुनरुत्थान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें इतिहास में भले जगह ना मिली हो, या इतिहास में जगह भी है तो कहीं पीछे के पन्नों पर वो दिखाई देते हों, उन्हें आने लाने की बात आप कर रहे हैं। पर जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो फिर इसको सियासत से भी जोड़ दिया जाता है।
देखिए मनोज जी, आज़ादी का जो महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, आप देखते होंगे कि दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो या न्यूज़ चैनल, उस पर रोज़ एक ना एक वीर शहीद जिसको कांग्रेस ने भुला दिया या इतिहासकारों ने जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं किया, उनको याद किया जा रहा है और उनका परिचय देश की जनता से कराया जा रहा है। आज मैं एक सामान्य सा प्रश्न करना चाहूँगा कि मानगढ़ कोई आज तो नहीं रहा वहाँ, और आज से पहले 1500 आदिवासी वीरों ने जो देश को बचाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया था, उनके बारे में कितनी चर्चा होती है और कहाँ कहाँ चर्चा होती है, ये बताइए। आज देश के प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भव्य स्मारक बन रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में आज इस बात की चर्चा हो रही है और लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला विषय ये मानगढ़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं इससे लाभ तो समाज को प्राप्त होगा। आज तक नहीं तो गिनती के 4 लोगों के नाम इस देश में सुनाए गए और सुनवाए गए जो कांग्रेस के नेता थे। ऐसा लगता था इनके अलावा किसी का योगदान देश की आज़ादी में नहीं है, इनके अलावा किसी का कोई बलिदान नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है, ये 1500 लोगों ने कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं ये। आज कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर कहेंगे अभी कि आपका तो कोई भी नहीं था शामिल, उसमें ये भी नहीं शामिल थे। तो ये 1500 लोगों में गांधी परिवार का कोई नाम आपको दिख रहा है क्या कहीं भी, जो शहीदों में शामिल हुआ गांधी परिवार के आज़ादी के योगदान में? अगर इनमें से एक आध कोई शहीद हुआ हो तो मुझे बता दें, हो सकता है मुझे ज्ञान नहीं हो। मेरा दूसरा कहना है, ये देश जो प्रवाह हो रहा है, इसमें बहुत समय में लगातार कई लोग जन्म लेते हैं और कई समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश में अमिट छाप छोड़ के जाते हैं और जिनका एक सदी तक नाम लिया जाता है, सदी तक उनको याद किया जाता है। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी जहां पहुंच जाते हैं वहां से जनता का सैलाब आ जाता है, जनता उनसे सीधे जुड़ती है, जनता उनकी सीधी बात करती है, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी राजस्थान में सरकार, आप कर लेते भैया वहाँ कार्यक्रम बड़ा, आप वहाँ स्मारक बना देते, किसने मना किया था आपको? पर गांधी परिवार की चापलूसी से फुर्सत मिले तो ऐसे शहीदों को याद करे कांग्रेस पार्टी। नहीं, लेकिन इसमें राकेश जी, जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर सरकार तो आपकी भी 10 साल से है, सरकार आपकी भी मध्य प्रदेश में 15 साल 17 साल से है, तो ये 23-24 के पहले। सर मेरा एक निवेदन है, पिछले वर्ष हमने जब बिरसा मुंडा भगवान की जयंती मनाई जम्बूरी मैदान पे, जहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, 4 लाख आदिवासी बंधु इकट्ठे हुए थे, तब भी कांग्रेस को वोट याद आ रहे थे। जब हमने घर घर अनाज पहुंचाया आदिवासी बंधुओं को और उनको अनाज जो काम दिया, उनको ट्रक उनको उपलब्ध कराया, उनको नौकरी उपलब्ध कराई, तब भी कांग्रेस को तकलीफ हुई थी। हिंदुस्तान ने विश्व का सबसे सुंदर स्टेशन जब रानी कमलापति हमने उसको नाम दिया, तब भी कांग्रेस को तकलीफ हुई थी। शंकर शाह की स्मृति में हमने जब एक यूनिवर्सिटी का नाम रखा, तब भी कांग्रेस को तकलीफ हुई थी। टांटिया भील के नाम पे हमने उनका संग्रहालय बनाया, तब भी कांग्रेस को तकलीफ हुई। तो हम ये जो काम कर रहे हैं ये कांग्रेस के तकलीफ के नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मनोज जी, आप ऐसा कोई साल बता दीजिए जहां देश में कहीं ना कहीं चुनाव ना होते हों। कभी उपचुनाव होते रहते हैं, कभी नगर निगम के चुनाव होते हैं, कभी नगर पालिका के चुनाव होते हैं, कभी संसद के चुनाव होते हैं, तो कभी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं। तो क्या पूरे 5 साल तक यही इंतजार करते हैं कि तैयारी करते किस साल चुनाव नहीं, बार में सारे चुनाव करा दिए जाए? हम तो कह रहे हैं जी कि आइए एक साथ सब चुनाव कराइए और इन जो बार बार चुनाव, इससे मुक्ति पाइए। सिद्दीकी जी, सवाल यही है कि मैंने उनसे भी वही सवाल किया कि 15 साल 17 साल आपके पास थे सरकार के, उससे पहले लगभग 10 साल केंद्र की सरकार में भी अब होने जा रहे हैं। पर सवाल आपसे भी है कि सरकारें तो आपकी भी रही है, राजस्थान में भी आपकी वर्तमान सरकार है, फिर ये जो नब्ज जिसको भारतीय जनता पार्टी टटोलना चाहती, पकड़ना चाहती, कांग्रेस कहाँ पीछे छूट जाती? देखिए, कांग्रेस का काम कभी भी इन प्रकार की चीज़ों में नहीं रहा। अगर आप बिरसा मुंडा की बात करें, भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया भील की बात करें, रघुनाथ शाह, शंकर शाह की मूर्ति तो खुद कमलनाथ जी ने स्थापित करवाई, उन्हीं की सरकार में ये काम शुरू हुआ था। और तरुण भनोट जी जब मंत्री थे तो उनकी देखरेख में इस काम को कराया गया। बाद में फीता भले किसी ने भी काटा हो, हमको ये भी पता है कि वो एक जो हमारे शाह साहब हैं, मंत्री हैं, जो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया था कार्यक्रम में, वो एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस की नीतियों की बात करिए ना। प्रधानमंत्री आज बताएं कि उन्होंने क्या आदिवासियों के हक में के फैसले लिए, क्या बताएं कि वो आज एयर इंडिया आपने बेच दिया जिसमें आदिवासी पायलट बनता था।
आपने जो एयरपोर्ट थे, हवाई अड्डे थे जो अडानी को दे दिए, उनको निजीकरण कर दिया, जहां आदिवासी जो था वो ड्राइवर भी बनता था, वो है ना टिकट काटने वाला भी बनता था, वहां अधिकारी भी बनता था। ये सारे काम किसने ये जो है ट्राइबल सब प्लान को बंद कर दिया? कहाँ चला गया ये ट्राइबल सब प्लान? जो ट्राइबलों का जो पैसा था, मध्य प्रदेश सरकार को क्यों नहीं बोलते वो कि यूसीएफ जमा करें? तो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए, आप उत्थान के लिए आपने किया क्या है ये तो बताइए। कांग्रेस थी तो उसने वन अधिकार पट्टे आदिवासियों को दिए। कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने पहले दिन आज़ादी जब संविधान लिखा तो हमने ये तय कर लिया था कि दलित और आदिवासी कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, विधायक बनेगा। उसको राजनीतिक आरक्षण भी दिया, नौकरियों में भी आरक्षण दिया और उसको समाज में सामाजिक समरसता के लिए बराबरी का हिस्से में लाए। आज अगर मानगढ़ की बात हो रही तो कोई प्रधानमंत्री के पास ऐसी एक चाबी तो नहीं है ना कि जिसको घुमाया और उनको 200 साल पीछे का दिखने लग गया टेलीविजन पे। ऐसा कोई चैनल किसी के पास नहीं है। इतिहास में हर चीज़ें दर्ज हैं, इतिहास को हर जानकारी है। अगर हमने मानव संग्रहालय बनाए, पूरे देश में मानव संग्रहालय हैं, और आप यहाँ भोपाल में भी जो मानव संग्रहालय, पूरे देश की आदिवासी कलाकृतियाँ और आदिवासियों की संस्कृति मिली है। ये तो आदिवासी को आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। ये तो उनकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने कौन सा ऐसा काम किया जो आदिवासियों के खिलाफ रहा? और नरेंद्र मोदी बता दें कि 8 साल में 8 ऐसे कौन से काम कर दिए आपने? याद क्यों नहीं किया जी? ये जो 1500 लोग जिनका ये किसने कहा ये याद नहीं किया? इतिहास में ये दर्ज है। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इतिहास में जो इतिहासकार जितनी चीज़ें लिखते हैं, जिसको जितना वजन देते चलते हैं, वो चीज़ें उतनी आपके इतिहास में, आपकी जानकारी में। कांग्रेस पार्टी इतिहास कई लोगों को वजन मिल गया, कई लोग इतिहास में दब गए। कैसे किसको मिल गया आप बताओ? भगत सिंह की जानकारी नहीं है आपको, चंद्रशेखर की जानकारी नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल की जानकारी नहीं है आपको, जो लोग सेना में शहीद हुए उनकी जानकारी नहीं है आपको, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई की याद नहीं है। किसके बारे में आपको नहीं पता है? तो जो इतिहास में लिखा आता है, जो शिलालेखों पे के जरिए होता है, वो था। अगर मानगढ़ का वैभव आज बढ़ रहा है तो कांग्रेस तो विरोध नहीं कर रही। हमने तो नहीं कहा कि क्यों मानगढ़ का विरोध कर रहे हैं। राकेश जी, वो कहाँ कह रहे हैं, आपका कहाँ विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपके चैनल पे ही के मिश्रा जी की बाइट आपके चैनल पे दिखाई गई। उनने कहाँ स्वागत किया इस कार्यक्रम का? उनने तो प्रश्न खड़े कर दिए। अब मेरे विद्वान साथी फिरोज सिद्दीकी साहब के साथ दिक्कत क्या है कि के मिश्रा से इनकी पटती नहीं है। तो ये अलग दिशा में बात करते हैं। के मिश्रा अलग दिशा में। आप यहाँ की बहस को कहाँ ले क्यों विषय पे आता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त पे आता हूँ सर जी। लगातार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार आदिवासी बंधुओं के लिए काम कर रही है, और उसका उदाहरण ये है कि अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में 38 स्थानों पे नगर पालिका के नगर परिषद के चुनाव हुए, जिसमें से आदिवासी बहुल 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। आप देखिए कि झाबुआ, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ कहलाती थी, वहाँ कांग्रेस की बुरी हार हुई। छिंदवाड़ा, चारों आदिवासी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। आप देखिए जोबट में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस की सीट कहलाती थी, माननीय कांतिलाल भूरिया वहां के बेताज बादशाह कहलाते थे। उस सीट क्या आपने सीट के व्यक्ति को ले लिया अपने साथ? देखिए, मेरा तो निवेदन ये है मनोज जी कि कांतिलाल भूरिया के बिना पत्ता नहीं हिलता उस झाबुआ क्षेत्र में। जिनसे पत्ता हिलता था वो पत्ता वो इतनी बुरी तरह से कांग्रेस अभी नगर पालिका में भी हारी, उससे पहले उपचुनाव जोबट में भी कांग्रेस हारी। तो आज अगर जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, उस समाज का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने आपको कई ऐसे उदाहरण पहले भी गिनाए कि कांग्रेस ने क्यों विरोध किया। आज कांग्रेस का ये कहते हैं बार बार हम विरोध नहीं करते। आप ये बताइए कि जिस दिन रानी कमलापति स्टेशन का नाम रखा गया था, कितने दिन तक कांग्रेस रोई थी कि नहीं रखना था आपको, ऐसा क्यों कर दिया आपने, वैसा क्यों कर दिया, हबीब नाम क्यों हटा दिया? भैया, हबीब का योगदान रहा है कि रानी कमलापति का योगदान रहा है? अब ये तो कांग्रेस तय करेगी कि कांग्रेस को हबीब पसंद है, हमें रानी कमलापति पसंद है। और आज अगर माननीय आदिवासी बंधुओं के, वनवासी बंधुओं के हमें सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है जी, और वो हमारे साथ आके खड़े हो रहे हैं, तो अब कांग्रेस कितनी भी तकलीफ में रहे, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। रिजल्ट देखा था ना आपने जी? 2018 का रिजल्ट। सर 2018 बहुत पीछे निकल गया सर। अभी वर्तमान की बात कीजिए आप। मैंने उपचुनाव भी बताया झाबुआ का, उसके बाद मैंने आपको बताया 38 स्थान आदिवासी बाहुल थी, जिसमें से 32 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक पे गोंगोपा जीती है, तो 33 स्थान हो गए। 5 स्थानों पे अगर कांग्रेस अपने आप को संतुष्ट मानती है तो ये कांग्रेस की समस्या। मेरा ये कहना है सर, लास्ट मेरा ये कहना है
कि आज समाज के लिए काम करने की जरूरत है। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, पर जो समाज के लिए आपने काम किया है, रानी कमलापति स्टेशन का नाम अमर हो गया सर। अब जब तक यह स्टेशन रहेगा तब तक रानी कमलापति नाम रहेगा। आज अगर हम बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती इतने भव्य रूप से मनाते हैं तो अब मजबूर हो गई है कि कांग्रेस को भी अब वो कार्यक्रम करने पड़ेंगे, कांग्रेस भी पीछे नहीं हट सकती। तो अगर आज समाज में जिन लोगों ने समाज को खड़ा किया है उनका नाम हम गर्व से अगर चारों तरफ फैला रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बता रहे हैं, तो हमें इसमें गर्व है। और देश के प्रधानमंत्री अगर इतना समय दे रहे हैं, चाहे झाबुआ की बात कर लें, चाहे आप मानगढ़ की बात कर लें, चाहे भोपाल की बात कर लें, सब जगह प्रधानमंत्री कार्यक्रम में फिरोज जी सवाल ये भी है कि यदि जहां इन्हें लगता है, चलिए उसको मैं राजनीतिक दृष्टि से भी देख लूँ, राजनीतिक नजरिए से, पिछली बार 47 सीटें थी, 47 में से 30 के लगभग आपको मिली, बाकी भारतीय जनता पार्टी को मिली। और यदि 2013 के चुनाव में जाते हैं तो उल्टा था, वो ही सब भारतीय जनता पार्टी को मिली थी जो इस समय कांग्रेस के पास। अब सवाल ये है कि उन्होंने अपनी गलतियों को ठीक करने का प्रयास किया, देश की राष्ट्रपति मुर्मू को बना दिया, चुनी गई वो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री पहले आए, जिन रघुनाथ शाह की आप बात कर रहे थे उनके कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे थे, पर धीरे धीरे कर अब मानगढ़ की तरफ बढ़ चले। तो वो ये समझते हैं कि यहाँ जो कमियां हैं उस कमियों को हमें दूर करना, पर इसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? देखिए आप क्या बात आदिवासी, देखिए इतनी देर से ये मेरे मित्र बोल रहे हैं, आप ये इतनी देर से बोल रहे हैं ये मित्र मेरे, अच्छी बात है, बहुत अच्छे वक्ता हैं ये जी। मेरे अच्छे मित्र भी हैं राकेश भाई। राकेश भाई ये नहीं बता पाए तो कि चला रहे थे आप, पर आपके अच्छे मित्र देखे ही नहीं आप। नहीं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ये। राकेश भाई इतनी देर में ये नहीं बता पाए कि हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या काम किया। न शिवराज सिंह जी बता पाए, न मोदी जी बता पाए। अभी जिस दिन मानगढ़ जाएंगे मोदी जी उस दिन भी नहीं बता पाएंगे। आप देख लीजिएगा, तीनों प्रधान मुख्यमंत्री भी रहेंगे और मोदी जी भी रहेंगे। अब उस बेचारे आदिवासी को, जो हमारा सीधा साधा है, भोला भाला है, बहुत सज्जन है, उस आदिवासी ने वो आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, लेकिन वो रोटी खाता है। भाई आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काजू किशमिश खाते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमारा आदिवासी भी रोटी खाता है, घास नहीं खाता। उसको भी पता है कि उसके हित के काम क्या है। मैं तो सवाल किए ना मैंने कि आप ये कंपनियां बेचे दी आपने, अब बताओ मेरे आदिवासी को कैसे रिजर्वेशन मिलेगा? इसका आरक्षण खत्म हो गया, पहले वो पायलट बन जाता था। कहेंगे पैसा एक्ट लेकर हम नहीं, पैसा एक्ट भी जो है, पैसा एक्ट भी पुराना है उसका, चूंकि आदिवासी समाज में ही आपस में उसको लेके विरोधाभास है। आधे लोग कहते हैं लागू होना चाहिए, आधे लोग कहते हैं नहीं लागू होना चाहिए, इसलिए वो लागू नहीं हो पाया, वरना कब का लागू हो जाता वो पैसा एक्ट भी। उसको भी लेके कई सारी उनमें विसंगतियां और आदिवासियों में आपस में ही है लेके। हमने तो हमेशा कहा कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और आदिवासियों को लेके इंदिरा जी जो थी, आज राहुल जी जो थे, वो भी तो कहते हैं एक देश एक निशान। भाई हम तो एक कहते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए काम किया, अभी वहाँ तेलंगाना में आदिवासियों के साथ जो है राहुल गांधी थे, आदिवासी खुद राहुल गांधी जी से मिलने आ रहे हैं, उनके घंटों इंतजार कर रहे हैं रोडों पर कि हमारा जो इंदिरा का पोता आ रहा है, हमको उनसे मिलना है। एक आदिवासी महिला जो थी ककड़ियाँ लेके आई कि इंदिरा गांधी ने हमको ये जमीन दी थी, अब मेरे पास देने के लिए उसमें पैदा हुए इस खेत में ये ककड़ियाँ हैं, तो मैं ककड़ियाँ देने आई हूं। तो ये काम जो है ये कांग्रेस ने किए। उस आदिवासी जो था, जो जंगल में रहा करता था, जिसके आसपास कोई नहीं फटकता था, उसके एरिया में हमने ट्राइबल का जो पैसा था उसका एक रिजर्व फंड बना दिया कि अगर आप 10 रुपए खर्च करेगी सरकार तो 33 रुपए जो उसमें से 3 रुपए 33 पैसे जो है आपको आदिवासी। लेकिन आपको पता है मानगढ़ जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे वो मानगढ़ देश के मानचित्र पर अलग नजर आएगा, ये तैयारियां हैं। देखिए अच्छी बात है, करें प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं अगर आपको ये ऐसा लगता है कि इससे वो आदिवासियों को गौरव बढ़ेगा तो करिए, लेकिन उस आदिवासी के आरक्षण का क्या होगा साहब? उस आदिवासी के जो आदिवासी मंत्रालय जो दिन पे दिन उसका बजट का पैसा कम करते जा रहा है, जो उसके विकास में खर्चा होना, उसका क्या होगा साहब? हम यही तो सवाल आपसे कर रहे हैं कि उस आदिवासी कौन प्रमुख मंत्री है केंद्र में जो आदिवासी है? इनका मतलब एक इवेंट के जरिए कब तक भाई अब ये आप उसको कब तक बेचारे आदिवासी को बेचारा समझ रखा है इन्होंने, ये समझा बुझा के उसको कहेंगे ओ हमको वोट दे देगा वो। ठीक है, और एक चीज और बोल दूं, 27 सीटें जो गुजरात की है ना, छोटा उदयपुर, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, डांग और तापी, जो 27 सीटें हैं ना, इसमें से 22 सीटें हमारे पास हैं गुजरात में।
चलिए। ये नरेंद्र मोदी जी के इलाके की तो बात आप है। समझ गए ना, फिर अब उन्होंने समझ लिया कि 22 आपके पास है तो 22 को उनके पास लाना चाह रहे हैं। जी राकेश जी। सर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे विद्वान साथी फिरोज सिद्दीकी जम के चिल्लाते हैं और ये बताने की कोशिश वो करते हैं। पानी पिला पिला के बता रहे नहीं हैं। सर, वो तो पानी इसलिए पीना पड़ रहा है क्योंकि चिल्ला रहे हैं। जी। मैंने तो नहीं पिया पानी, मैं शांति से बात रख रहा हूँ। मेरा ये कहना आप है कि पानी आज पिला रहे हैं ना? आज मेरा ये कहना है मनोज जी, ये कह रहे हैं कि आदिवासी रोटी खाता है। भैया हम उसके घर तक अनाज पहुंचा रहे हैं, मुफ्त अनाज उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, और जिस गाड़ी में वो अनाज जा रहा है वो आदिवासी बंधु ही लेके जा रहा है, जो उसमें से अनाज उतार रहा है वो भी आदिवासी बंधु है। तो हमने रोटी भी दी है, नौकरी भी दी है। पैसा कानून की मनोज जी ने बात की। मनोज जी, मध्य प्रदेश में मैं दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में भी सुनता था कि साहब पेशा कानून आएगा, अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में भी सुनता था कि पैसा कानून आएगा। आया कब? शिवराज सिंह चौहान के। कहीं एक पत्ता हिला हिंदुस्तान में? ये कह रहे थे आपस में तीर चल रहे हैं, आपस में तीर घुस रहे हैं। वो तीर तो क्या है, आपके जो अरुण यादव है ना उनमें घुस रहे हैं। और वो बार बार मंचों से आके चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तीर मारे जा रहे हैं मुझे, और अपने ही लोगों के हाथ में कमान है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं सर, आज मेरे विद्वान साथी बार बार कह रहे हैं आपने किया क्या। हिंदुस्तान में अगर हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है तो उसमें आदिवासी बंधु भी शामिल है। अगर उसको गैस का सिलेंडर मिल रहा है तो उसमें आदिवासी बंधु भी शामिल है। उसके घर अगर पीने का शुद्ध पानी आ रहा है तो उसमें आदिवासी बंधु भी शामिल है। अगर उसके घर बिजली पहुंची तो उसमें आदिवासी बंधु भी शामिल है। मेरा ये कहना है, ये बार बार किस जमाने की बात करते हैं। 70 वर्ष तक इन आदिवासी गरीबों को, भोले वालों को, आपको आपकी गरीबी से हम हटा देंगे, नेहरू जी का डायलॉग था। आज राहुल गांधी भी उसी को रिपीट कर रहे हैं। 70 साल में क्या कर दिया तुमने? मैंने तो गिनाया ना। आप बोलो तो मैं 1 घंटे तक गिनाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया। आज अगर किसानों को 6,000 रुपए मोदी सरकार साल में दे रही है, गुजरात में 4,000 20 शिवराज साल सिंह से चौहान दे ज्यादा रहे हैं, आपकी तो उसमें सरकार है। आदिवासी किसान भी शामिल हैं सर। गुजरात में 20 उसमें साल से किसी ज्यादा तरह हो का गया ऐसा आपकी सरकार। डिवाइडेशन नहीं है। और दूसरी बात कर मैं भी एक और नहीं कह रहा सकते हूं, आप। आप ये देखिए आपको कि जानकारी दो। पश्चिम बंगाल में एक- सर एक मिनट, शर्मा जी, पश्चिम बंगाल चलो में आप बोल लो। कांग्रेस शर्मा जी, पार्टी इनको की एक- 14 सीटें थी पिछली बार, इस बार 0 है। यही स्थिति गुजरात में कांग्रेस पार्टी की हो रही है, क्योंकि इनने एक जो भस्मासुर पैदा किया है, वो भस्मासुर पूरी कांग्रेस को धीरे धीरे निगलता जा रहा है। ये बस ऐसे चेन से बंसी बजाते रहते हैं। ये सड़क पे कितना भी घूमे राकेश भाई, पर गुजरात जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एक बात बताइए, माननीय मोदी चलिए। जी की 10 सभा हो गई, अमित शाह जी की 10 सभा हो गई, एक जो दिल्ली के मफलर लाल हैं मिस्टर माफीलाल, उनकी 10 सभाएं हो गई, पर अभी तक राहुल गांधी गुजरात की तरफ नहीं मूव कर रहे। क्यों? चलिए, फिर क्योंकि उससे उन्हें देखिए। मालूम है सर, कि समय हमारा नहीं। सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, फिर मैं उससे शुक्रिया अदा अंतिम करूंगा प्रतिक्रिया। राकेश भाई का कि उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं की जानकारी जो है आज अपने मुख से दी। मैं तो कहता हूं कि ऐसी कोई सी एक योजना लागू करके बताओ जिसमें 33% का पैसा जो है SC ST के लिए रिजर्व ना हो। ये कांग्रेस की देन है। हमने कहा कि अगर सड़क बनाओगे और सड़क बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, सहकारी समितियां बनाओगे, और अगर आप प्रधानमंत्री जो है आवास योजना दे रहे हैं तो 33% SC ST के लोगों को देना पड़ेगा आपको। पर जब तक आप वो नहीं करोगे योजना का क्रियान्वयन आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कांग्रेस का देन है। हम तो वही कह रहे हैं ना कि आप करिए, अच्छी बात है, मानगढ़ जाइए, और भी बहुत सारी जगह है। नरेंद्र मोदी जी तो खोजी है, एक वास्को डिगामा था, दूसरे नरेंद्र मोदी है, ये हमें पता है। मतलब ये लेकिन- आपने मान लिया ना? अरे रुकिए, ये तो- आपने मान लिया खोजी है वो? नहीं, वो खोजी, लेकिन वो हम खोज ये- रहे। अरे हाँ। हम लेकिन हमारे प्रधानमंत्री से ये जानना चाहते हैं कि साहब आप क्या क्या उत्थान कर रहे हैं आदिवासियों का, ये बता दीजिए, और आगे आपकी क्या प्लानिंग है वो बता दीजिए हमको। वो बता योजना तो रहे हैं, ये सब प्लानिंग बेचारे- का हिस्सा तो है ही, भाई, खुल के ये बता तो, रहे हैं। ये तो उनकी भावनाएं हैं कि अरे रानी कमलापति का महल जो है, जो शिवराज जी के ही गांव में है, वो तो टूटा फूटा है। अब उन्होंने कहा जो स्टेशन बन गया, जो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया स्टेशन, उसको उन्होंने कहा पोतो लिखो रानी कमलापति। तो इसलिए हम इसके विरोधी हैं। कंपनी नहीं, का नहीं, स्टेशन है। हाँ, है, अरे सर, है। मेरा निवेदन है, बिल्कुल। इतना भी गुमराह करने की मैं कोशिश कहता मत हूँ करा वो करो। वो उतना प्राइवेट झूठ कंपनी बोला का करो आप। स्टेशन है वो। लिपाई झूठ पुताई बोला थोड़ी करो। हुई सर। है, ये लगे सारे पूरी साहब दुनिया लगे में रानी को बेच रहे और थे। काया बदल रही है। RKMP काया बदल अरे रही है। रखो छोड़िए। हम कब रानी, गले में हम हाथ कहते डाल हैं के रानी फोटो कमलापति खिंचा के रहे नाम हैं का साथ। बुधनी स्टेशन गजब बनाते होता हैं। है। हाँ। इंदिरा गांधी ठीक के है। साथ चलिए आप सर। रिलायंस के मालिक लोग बैठते थे, हाथ चलिए सर। खाना खाते थे साथ में, समझ बैठ के गए सर। कहते हैं रिलायंस को बेच रहे हैं। अब सर तो वो ये जो करें तो पुण्य। चलिए फिरोज जी, देश के लिए अच्छा काम वो हो तो पुताई पाप। लिपाई जो भी आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत जगह काया बदल रही है। और वो आपने भी कहा कि वो सब खोज निकालते हैं। अब यदि ज़्यादा खोजने लगती, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कहाँ से हम कमज़ोर हुए हैं और किस जगह मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि 2018 के चुनाव ने बहुत कुछ याद दिलाया था। जनजातीय सीट भी याद दिलाई थी,
और बाकी जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं वो भी याद दिलाई थी, और उन पर काम बीजेपी ने किया। इसका जो असर दिखाई दिया वो पंचायत के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में समझ में आया, जैसा बीजेपी का दावा। पर सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री के मानगढ़ आने से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बनाने में बीजेपी कामयाब होगी, या कांग्रेस भी इसके बाद कुछ और लेकर आएगी? नज़र इस पर रहेगी, और ये जब तक चलता रहेगा तब तक बहस भी गर्म रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसी न्यूज़। नमस्कार।